दोस्तों, मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैं आपके सवालों में से कुछ ऐसे सवाल चूज करता हूं जो कि कॉमन सवाल हैं। बहुत सारे लोग उन सवालों का जवाब चाहते हैं। उनके ऊपर फिर मैं एक ही वीडियो बना देता हूं ताकि आपका टाइम भी बच जाए और एक ही वीडियो से सबका फायदा भी हो जाए। तो आज मैंने 3 सवाल चूज किए हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। तो दोस्तों, पहला सवाल कि हमारा I-130 अप्रूव हो चुका है, हम अमेरिका में बैठे हुए हैं और अब हमने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना है, तो हमें कौन से फॉर्म चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो कि इंजन है इस गाड़ी का वो है I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का फॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तरफ से होगा। I-130 था स्पॉन्सर की तरफ से, अब ये बेनिफिशियरी की तरफ से है कि मेरा एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस किया जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म I-485। नंबर 2, जो पहला डब्बा है इस गाड़ी का जो कि बिजनेस क्लास है, वो है जी I-864। I-864 है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, जो आपके स्पॉन्सर ने आपको देना है। अगर वो इस काबिल नहीं है, यानी कि उसकी इतनी आमदनी नहीं है, तो वो को स्पॉन्सर लेकर भी दे सकता है। तो I-864। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म जो वो भी बिजनेस क्लास डब्बा है इस गाड़ी का, वो है जी I-693। ये फॉर्म अब आपने फिल नहीं करना, ये आपके डॉक्टर ने फिल करना है जिससे आपने मेडिकल करवाना है। ये मेडिकल का फॉर्म है। चौथा फॉर्म जो इस सिलसिले का है वो है I-765। ये है जनाब वर्क परमिट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये भी। इसके ऊपर भी जनाब आपको वर्क परमिट मिलेगा और आप काम कर सकेंगे। और पांचवा फॉर्म है I-131। ये है जनाब ट्रैवल डॉक्यूमेंट के जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं आ जाता आप इसके जरिए ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल मना करता हूं। पिछले 20 साल 22 साल जब भी जिस लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने मना ही किया कि यार ये काम ना करना, थोड़ा वेट कर लो, ग्रीन कार्ड आ जाए फिर काम करना। हाँ, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है इसको यूज करना, लीगल चीज है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसको यूज ना करें, ले लें, यूज ना करें। ये 5 फॉर्म आपने इकट्ठे भेजने हैं। पहले क्या होता था, पहले जमानों में कि मेडिकल बाद में जाता था, अब नहीं मेडिकल बाद में जाना। तकरीबन 1.5 साल हो गया, इन्होंने ये सिस्टम चेंज कर दिया यूएससीएस ने। अब मेडिकल भी साथ जाएगा, हर चीज साथ एक पैकेट में आपने भेजनी है। तो ये थे ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि दोस्तों ने पूछा कि जी हमारा जो I-130 है वो जमा हुआ है 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, हमारा F4 का केस है और इस तरह के कोई फैमिली केसेस हैं, उनकी कोई अप्रूवल नहीं आ रही जनाब, उसका बताएं जी क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। देखें, एक लिहाज से तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जितने ज्यादा साल होंगे उतने ज्यादा साल आपके बच्चों को सीएसपी में मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसको इस फायदे से ज्यादा परेशानी समझता हूं। परेशानी इसलिए है कि नॉर्मल जो रुझान होता है ना, जो मेरे पास आता है वो 1 साल है। 1 साल में बहुत सारे लोगों का 1 साल में अप्रूवल आ जाती है I-130 की, और बहुत सारे लोगों की 2 साल 4 साल 5 साल। ये अब जिसका 5 साल से ऊपर हो चुका ना, 6 साल 7 साल, उसको थोड़ा परेशान होने की जरूरत है। और परेशानी में उसने क्या कदम उठाने हैं। पहली चीज ये चेक करनी कि उसका जो स्पॉन्सर है उसने एड्रेस तो चेंज नहीं कर लिया। एड्रेस अगर चेंज किया तो उसको वहां पे करवाया, अपडेट करवाया यूएससीएस में। ये सबसे बड़ी वजह होती है मेन, डाक तो नहीं गुम होगी। अब इसमें 2 चीजें हैं, आप यूएससीएस से डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि जो एमा बैठी हुई है ना, AI एमा, आप यूएससीएस की साइड पे जाते हैं तो वो आप उसको सवाल करें, वो आपके सवालों का जवाब देगी आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर। कोशिश करें कि वर्किंग आवर्स में करें और कोशिश करें कि लाइव एजेंट से बात करें। एमा से बात करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, वहां लाइव एजेंट की भी ऑप्शन आती है। मुझे पता है इस पर बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है आपके जहन में यही बात होनी है, लेकिन जाहिर है कि अब मसला है, फ्री सर्विस मिल रही है तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अपना केस बताकर वो आपसे आपकी सारी वो इन्फॉर्मेशन लेगी और आपको जवाब दे देगी। तो आप वहां से पूछ सकते हैं मेरा प्लीज स्टेटस तो बताएं। दूसरा चीज क्या है कि आप FOIA USCIS वहां भी अपना स्टेटस पूछ सकते हैं। मैं पहले भी इसके मतलब बहुत बता चुका हूं, फ्री सर्विस है, कई दफा वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन वहां आप अपनी पूरा लेटर बनाकर भेजे FOIA USCIS। ये आपका हक है कि वहां से आप ये ले सकते हैं। तो वहां भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन जितने दोस्तों को मैंने बताया और उनमें से जिसने भी उस पर अमल किया उनको जवाब आया, उनका स्टेटस उनको बताया गया। तो ये आप काम कर लें, बजाय इसके कि आप बैठे रहें जी अभी अप्रूवल नहीं आ रही, अप्रूवल नहीं आ रही, 8 साल 9 साल हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी टेंशन बन सकती है। तो ये था दूसरा सवाल और ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हैं।
अब आ गया तीसरा सवाल। एक दोस्त ने पूछा, आज ही सुबह पूछा, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। उन्होंने कहा जी आपने E2 का बताया कि E2 आप चेंज ऑफ स्टेटस भी कर सकते हैं और आप बिजनेस कर लें और फिर अनलिमिटेड टाइम यहाँ रह सकते हैं। इस दौरान अगर हमने हज उम्रे पे जाना है, हमने कहीं सैर करने जाना है और हमने कोई भी और काम करना है, यानी कि अपने मुल्क जाना है, यानी कि अमेरिका से बाहर जाना है, तो क्या हम वापस आकर अपने बिजनेस पे बैठ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखिए, जिसके दो इसके जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि जो आपका बिजनेस है वो तो वही है, वो तो आप अपने बिजनेस में बैठे जो मर्जी करें, बिजनेस करें। वो तो ज़ाहिर है आप छुट्टियां लेकर गए होंगे, किसी के हवाले करके गए होंगे, वो तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो सब कुछ लीगल है। अब है असल बात इस सवाल में, वो है एंट्री, कि आपको एंट्री मिलेगी, आप वापस जाकर वापस आ सकते हैं। तो इसका जवाब भी मैं अपने वीडियोस में बहुत दफ़ा दे चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा दे रहा हूं कि E2 वीज़ा जो होता है, जो आपका यहाँ बिजनेस वीज़ा है, उसमें आपने अपना वीज़ा स्टैंप करवाना होता है पासपोर्ट के ऊपर। चेंज ऑफ स्टेटस है, आप अमेरिका आए किसी भी वीज़े पे, आपने E2 ले लिया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, दे देते हैं। लेकिन जब आप अमेरिका से बाहर जाएंगे और वापस आएंगे तो आपको उसका स्टैंप लगवा के आना पड़ेगा, स्टिकर लगवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं देंगे। इसलिए मेरा अक्सर ये होता है कि जो लोग ज़हन बनाकर बैठे हुए हैं कि चाहे उनके पास विजिट वीज़े हैं कि हमने E2 करना है, E2 लेना है, तो कोशिश करें, बिजनेस देखें, लेकिन अप्लाई अपने मुल्क से करें। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका स्टैंप लग जाएगा, पहली दफ़ा स्टैंप लग गया, बेहतरीन काम हो गया, साथ ही फैमिली का स्टैंप लग जाएगा, क्योंकि बीवी और 21 साल से नीचे वाले बच्चे भी तो साथ आने हैं, तो सारा काम बिल्कुल प्रॉपर हो गया। फिर 2 साल बाद जब आपने दोबारा रिन्यू करवाना है, आराम से स्टिकर लगते रहेंगे, आराम से स्टैंप पे सारा कुछ मामला सीधे होते रहेंगे। जब आप चेंज ऑफ स्टेटस करते हैं ना, तो फिर मैं आपको कोई इधर उधर की अपनी स्टोरी नहीं सुना रहा, आपको मैं वो बातें बता रहा हूँ जो लोग मुझे बताते हैं। बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चेंज ऑफ स्टेटस किया, उसके बाद वो अपने मुल्कों में गए, या उन्होंने अपने बीवी बच्चे बुलाना चाहे तो उनको बहुत मुश्किलात हुई, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल हुई। ये नहीं होता कि नहीं होता, होता है, बीवी बच्चे आते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे भी। याद रखिएगा, बिजनेस क्या है, क्या सिचुएशन है, तो वो फिर चेंज ऑफ स्टेटस में ज़ाहिर आप डॉक्यूमेंट्स बेचते हैं। तो मेरे पास लोग बेचारे ऐसे भी आए जिन्होंने अपने बिजनेस किए हुए हैं, मुल्क से बाहर गए और बिजनेस इधर ही रह गया और उनको दोबारा एंट्री नहीं मिल रही, उनको इनकी एंट्री रिफ्यूज़ कर दी गई। उन्होंने स्टैंप लगवाना चाहा, स्टैंप नहीं लगी अपने मुल्क से, और अब वो बेचारे औने पौने दामों बिजनेस बेच रहे हैं, दोबारा वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सारी टेंशन से बचने के लिए आप अपने मुल्क से अगर लगवा कर आएंगे स्टैंप या वो जो है स्टिकर, तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन चेंज ऑफ स्टेटस के ऊपर भी ये सहूलत मुयस्सर है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अपने मुल्क से है। अगर आप कहते हैं ना यार मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। आप चेंज ऑफ स्टेटस करें, फिर बाहर जाएं अपने मुल्क से, फिर दोबारा स्टैंप करवा कर आ जाएं। तो ये तरीका कार है। उसके बाद आप आज़ाद है, जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी आए, वो आपको स्टैंप किया होता है आपका 2 साल तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये 3 सवाल थे कॉमन जो लोग पूछ रहे थे। बाकी जो पर्सनल सवाल होते हैं उसका तो मैं वीडियो नहीं बनाता। पर्सनल सवालों के जवाब आपको फ़ोन पे, मैसेंजर पे जैसे टाइम होता है फिर दे देता हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।